बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लिप्टन का चैप्टर नंबर 10 ग्लूकोनियोजेनेसिस की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी के कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी मेडुला हो गया, आईज के कॉर्निया और लेंस वगैरह हो गए, या एक्सरसाइजिंग मसल हो गए, जिनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है। अब जिस वक्त तो हम ग्लूकोज खा रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट वगैरह का इंटेक कर रहे हैं उस वक्त तो चलो डायरेक्टली ग्लूकोज आ गई। जिस वक्त खाना नहीं खा रहे होते उस वक्त हम लिवर की ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो लिवर ग्लाइकोजन इज अ पोस्ट प्रैंडियल सोर्स ऑफ ग्लूकोज। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब है खाने के बाद का जो टाइम होता है, भूख का जो टाइम होता है, उस वक्त हम लिवर की ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हासिल करते हैं। लेकिन ये लिवर ग्लाइकोजन 10 से 18 घंटे तक ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम ज़्यादा देर के लिए भूखे रहें, ज़्यादा टाइम के लिए फास्टिंग करें, तो फिर लिवर ग्लाइकोजन थोड़ी पड़ जाती है। फिर ग्लूकोज को के लिए हम क्या करें? तो ऐसी सूरत हाल में जब लिवर ग्लाइकोजन भी थोड़ी पड़ जाए, हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बॉडी के अंदर ही ग्लूकोज बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कुछ अमाइनो एसिड्स के टूटने से अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं, हम अल्फा कीटो एसिड से ग्लूकोज बना लेते हैं। इसी तरह न्यूट्रल फैट ट्राइसाइक्लिसरॉल के टूटने से ग्लिसरॉल बनती है, हम ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बना लेते हैं। लैक्टेट से ग्लूकोज बना लेते हैं, पायरोवेट से ग्लूकोज बना लेते हैं। हम इन्हीं चीज़ों से ग्लूकोज बना लेते हैं। अब आपको याद होगा हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमने ग्लूकोज को तोड़ा था मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में। ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाया था, ग्लूकोज को तोड़ के लैक्टेट बनाया था। होना तो ये मतलब जेन में तो ये बात आती है कि यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये देख रहे हैं अब। तो यही पायरुवेट से वापस ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। ये 3 स्टेप्स जो कि इरिवर्सिबल हैं। इसलिए एनर्जेटिकली फिजिबल यही होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बने। तो इन रिएक्शंस के तहत तो हम पायरुवेट से ग्लूकोज नहीं बना सकेंगे। हमें थोड़े से फर्क रिएक्शंस करने पड़ते हैं, थोड़ा सा फर्क पाथवे यूज करना पड़ता है पायरुवेट को ग्लूकोज या लैक्टेट को ग्लूकोज या किसी और चीज को ग्लूकोज बनाने के लिए। वो जो पाथवे है जिससे हमने ग्लूकोज प्रोड्यूस करनी है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में 90% लिवर के अंदर हो रहा होता है, सिर्फ 10% किडनीज के अंदर हो रहा होता है। अलबत्ता अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक होता है तो फिर किडनीज के अंदर भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। यानी बहुत लंबी फास्टिंग है, बहुत ज़्यादा देर बंदा भूखा है, तो फिर किडनीज भी तकरीबन 40% किडनीज में होना शुरू हो जाता है। तो किडनीज भी एक मेन जगह बन जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं ये जो लैक्टेट मैंने कहा था, या ग्लिसरॉल या अल्फा कीटो एसिड्स, ये किस तरह से ग्लूकोज बना सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्लिसरॉल को। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ते हैं तो हमारे पास बनती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इस ग्लिसरॉल की पहले हम करवाएंगे फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ग्लिसरॉल फॉस्फेट, और यहाँ पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल काइनेज। ये देख सकते हैं आप, एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल काइनेज। अब इस ग्लिसरॉल फॉस्फेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और बनाएंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको क्या किया हमने जी? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। और हमने बना लिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास आ चुका है। हम इससे ग्लूकोज बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं, वो क्या रिएक्शंस होते हैं, वो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ेंगे। लेकिन हमने एक इंटरमीडिएट बना लिया, अब इस इंटरमीडिएट से ग्लूकोज बन जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई हमें ग्लिसरॉल से कैसे ग्लूकोज बनती है। अच्छा, ये जो मैंने सारा ब्रेकडाउन वगैरह किया ना, ये ग्लिसरॉल काइनेज जो है ये हमारे पास फैट सेल्स में नहीं होता, एडिपोसाइट्स में नहीं होता। इसलिए ग्लिसरॉल का ये वाला जो सारा प्रोसीजर है ये फैट सेल्स में नहीं हो सकता। ये एक उन्होंने एंड में बात बताई हुई थी। ये तो हमने देख लिया ग्लिसरॉल से किस तरह से ग्लूकोज बनेगी। फिर देखते हैं लैक्टेट को। तो लैक्टेट तो सिंपली आपको पता है पायरुवेट के साथ रिवर्सिबली, मतलब लैक्टेट पायरुवेट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इनका। तो आराम से हमारे अगर कुछ मसल होते हैं जिनमें लैक्टेट बनती है, बेसिकली लैक्टेट बनती कब है? आम तौर पे तो पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनती है और ये पूरा क्रैब साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है ना। लैक्टेट तब बनती है जब कोई मसल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके पास एनएडी की कमी हो गई है या ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसी सूरत हाल में लैक्टेट बनती है। और ये जो लैक्टेट बनती है उसको हम कहते हैं कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल में लैक्टेट बनी है। अब जब ये लैक्टेट हमारे लिवर वगैरह में जाएगी तो लिवर वापस इस लैक्टेट से ग्लूकोज बना लेगा। तो ये आप देखते हैं लैक्टेट गई लिवर में, लिवर ने इसको ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज बना के दोबारा मसल में भेज दिया। तो हम लैक्टेट से भी ग्लूकोज बना सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरी बात आती है अमाइनो एसिड्स की।
जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनकी मिसाल है एलानिन जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड को तोड़ने पे हमें मिलते हैं अल्फा कीटो एसिड्स, जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी हमारे पास आराम से, ये देखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये है ना, ये हमारे पास ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ये कन्वर्ट होते होते बन जाएगा हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट एक ऐसा कमाल चीज़ है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट। बस जब तो ये हमें एक शॉर्टकट मिल जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट सीधा फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनाता है और यहाँ से फिर हम ग्लूकोज को बना लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अलबत्ता एक बात पर यहाँ पे और डिस्कस कर रहे हैं कि देखो हमने देखा कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि ऑक्सैलो एसीटेट बनाए तो वो तो ग्लूकोज बना सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि एसिटाइल को ए बनाए तो वो ग्लूकोज नहीं बना सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एसिटाइल को ए से वापस पायरोवेट नहीं बन पाएगी, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो एसिटाइल को ए हमें ग्लूकोज बनाने में मदद नहीं देता, ऑक्सैलो एसिटेट मदद देता है, क्योंकि ऑक्सैलो एसिटेट ने शॉर्टकट राब्ता बनाया हुआ है फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ, ये डायरेक्टली यहाँ तक चला जाता है। तो ये चीज़ें थी जो हमने तीन सबस्ट्रेट्स को डिस्कस कर लिया है। ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, ये वाला काम। लैक्टेट तो डायरेक्टली पायरोवेट बना देगा, और पायरोवेट से वो किस तरह होता है वो भी हम स्टडी करते हैं। और दूसरा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना रहे हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और अल्टीमेटली बन गई ग्लूकोज हमारे पास। तो ये तो चीज़ें थी जो हमने बेसिक सी देख ली सबस्ट्रेट्स किस तरह से काम करते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शंस। एक बात याद रखिएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना वो ऑपोजिट है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से टूट के ये प्रोडक्ट्स बन रही थी, अब हमने इन प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनानी है। लेकिन मसला ये आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये तीन रिएक्शंस थे जो कि इरिवर्सिबल थे, एक ये और एक ये। इन तीन इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमें कोई अल्टरनेट पाथवे निकालना पड़ेगा। ठीक होगी बात, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट में तो कन्वर्जन हो जाती है, इसके लिए तो एंजाइम हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब अगर पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनानी है तो ये वाला तो रिएक्शन नहीं हो सकता, हमें कोई अल्टरनेट पाथवे ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अब हम तीन अल्टरनेट पाथवेज देखेंगे, इसके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट होगा, इसके लिए भी कोई ना कोई, इसके लिए भी कोई ना कोई। तो इन तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम कोई ना कोई अल्टरनेट पाथवे निकालेंगे। सब हम देखते हैं अल्टरनेट, पहला अल्टरनेट पाथवे, यानी अगर पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट पे कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा पाथवे अपनाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। पहले एक चीज में रखिएगा, पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल को ए एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है। आपको पता है आमतौर पर क्या होता है, पायरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। अब हमने पायरोवेट से बनाना है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, इसके लिए 2 रिएक्शंस करते हैं हम। वो कौन से 2 रिएक्शन हैं? पहले हम पायरोवेट की करते हैं कार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और बना लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन की और बना लिया ऑक्सैलो एसीटेट, एंजाइम का नाम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट तो पहले हम देख चुके हैं, इसका तो शॉर्टकट है सीधा फॉस्फोइनोल पायरोवेट तक। तो ऑक्सैलो एसीटेट की फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगी और बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। तो पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनाने के लिए पहले पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, कार्बोक्सिलेशन, फिर डी कार्बोक्सिलेशन होकर फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाती है। इस डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक हो गया, तो पहले पायरोवेट के ऊपर काम किया पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ने, फिर फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये 2 एंजाइम्स थे, ये 2 स्टेप में हमने पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट बना लिया। अब ये जो एंजाइम्स हमने पढ़े हैं इन एंजाइम की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो एंजाइम था पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जिसने पायरोवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया था, इस एंजाइम को को एंजाइम के तौर पे बायोटिन चाहिए होता है। इस एंजाइम के लाइसिन रेजिड्यू के अमाइनो एसिड के ऊपर बायोटिन को कोवलेंटली अटैच्ड होना चाहिए है। तो बायोटिन यहाँ पे को एंजाइम का रोल प्ले करेगा, ये बात जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। फिर वो ये बताते हैं कि ये जो हमने ऑक्सैलो एसीटेट बनाया है इसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, यानी ग्लूकोज बनाने के लिए हमने पायरोवेट को ऑक्सैलो एसीटेट बनाया ताकि ऑक्सैलो एसीटेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट बने और करते करते ग्लूकोज बन जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्रेब्स साइकिल में हमें एज अ इंटरमीडिएट ये चाहिए था, ये इंटरमीडिएट को तो अभी तो काम करता ही करता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि पायरोवेट से एसिटाइल को ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट थोड़ा है, तो हम क्रेब्स साइकिल को इनकरेज करने के लिए पायरोवेट से थोड़ा सा डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट भी बना देंगे ताकि ये क्रेब साइकिल अच्छा चल सके। तो पायरोवेट से जो ऑक्सैलो एसीटेट बना है ये 2 मकसद के लिए हो सकता है, एक क्रेब साइकिल को एक इंटरमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए,
यानी इस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को इंटरमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा ग्लूकोज को बनाने के लिए। अलबत्ता एक बात में रखिएगा, ये जो ग्लूकोज को बनाने वाला प्रोसेस है यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये सिर्फ लिवर या किडनी के अंदर ही हो सकता है। अगर किसी और जगह पे ये कन्वर्जन हो रही है, मसलन अगर किसी मसल के अंदर पायरुवेट की ऑक्सैलो एसिड में कन्वर्जन हो रही है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ही होगा, क्योंकि किसी मसल में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस सिर्फ किडनी और लिवर के अंदर होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा से ब्लू बॉक्स में वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं है जिसको ये बायोटिन चाहिए होता है एज अ कोएंजाइम, और भी बहुत से कार्बोक्सिलेज हैं, जिस तरह एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को या प्रोपियोनल को ए कार्बोक्सिलेज को, और भी बहुत से कार्बोक्सिलेज को बायोटिन चाहिए होता है एज अ कोएंजाइम। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली। हम देखते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एरोस्टेटिक रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिएगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा फास्टिंग कंडीशन में है, उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती चली जा रही है, तो क्या होगा, बहुत सा ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो चुका होगा ग्लूकोज में। तो ऐसे बंदे के अंदर जो एसिटाइल को ए बन रहा होगा वो तो इस साइकिल में यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट तो ग्लूकोज बनता चला जा रहा है। ठीक, तो एसिटाइल को ए जमा होना शुरू हो जाएगा। अब जब एसिटाइल को ए जमा हो रहा है तो ये चाहेगा कि मजीद पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनने की बजाय थोड़ा सा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाए। तो एसिटाइल को ए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब फास्टिंग कंडीशन होती है तो उसमें एसिटाइल को ए जमा हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सैलो एसिड बनता है ताकि ज़्यादा ग्लूकोज बनाया जा सके, या इस तरह भी कह सकते हैं कि ज़्यादा ऑक्सैलो एसिड बनता है ताकि ये साइकिल बेहतर तरीके से चलाया जा सके। किस्सा मुख्तसर, एसिटाइल को ए ज़्यादा होगा तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करेगा, और अगर एसिटाइल को ए की कमी हो गई तो फिर एसिटाइल को ए इसको स्टिमुलेट नहीं करता। एसिटाइल को ए की कमी है तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो, तो एसिटाइल को ए की कमी इसको इनहिबिट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल को ए बने, और एसिटाइल को ए की एक्सेस इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि पायरुवेट से एसिटाइल को ए बनने की बजाय ऑक्सैलो एसीटेट बन जाए। तो ये हमने देख ली एलोस्टेरिक रेगुलेशन। उसके बाद जनाबे वाली हम मजीद देखते हैं। अभी तक तो हमने डिटेल डिस्कस की है पायरुवेट की कन्वर्जन इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन हमने करनी है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये कन्वर्जन करने के लिए साइटोसोल में भी एंजाइम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंजाइम होते हैं। अगर तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया इससे, तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर हमने इसको बाहर भेजना है तो इसको बाहर ट्रांसपोर्ट करने का क्या मैकेनिज्म होता है उसको देखते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट खुद से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैलेट। मैलेट के फॉर्म में ये मेम्ब्रेन क्रॉस करता है और मेम्ब्रेन क्रॉस करके दोबारा ये ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता। ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन इनटू मैलेट, ये करवाने वाले एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और फिर बाहर जाके मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाने वाले नाम वो साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज बनाएगा, और फिर मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ही बनाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, तो साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज हमेशा मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन ही करवा रहा होगा। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखिएगा, जिस वक्त ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक अदद NADH यूज हो जाती है। यहाँ पे एक अदद NADH यूज हो जाती है, यानी कि NADH कन्वर्ट हो जाती है NAD में। ठीक हो गई बात। ये जो एनर्जी है, ये जो NAD की एनर्जी मैलेट के अंदर आई थी, ये जब साइटोसोल में जाकर दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, यानी यहाँ पे हम एक NAD को NADH पे कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आई बात। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से NADH खत्म हुआ और साइटोसोल में एक NADH प्रोड्यूस हो गया। ये जो साइटोसोल में NADH प्रोड्यूस हुआ है ये यूज हो जाएगा इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में, ये यूज हो जाएगा इस ग्लूकोज की प्रोडक्शन में। क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था तो इस स्टेप में एक अदद NADH प्रोड्यूस हुई थी। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ना तो उसमें यहाँ से नीचे आते हुए एक अदद NADH प्रोड्यूस होती है। अब अगर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना है, यानी इन सारे स्टेप्स को उल्टा लेके जाना है, तो ज़ाहिर बात है हमें ये NADH प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो NADH बनी है वो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स बन जाएगी और इसको ये इसमें कन्वर्ट करवा देगी। चलो, ऑक्सैलो एसीटेट के साइटोसोल में आने से जो NADH बनी है वो तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे यूज़ होगी। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट हम बाहर लाए हैं इसको भी देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होता है।
अब ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास बाहर साइटोसोल में आ चुकी है। इसको हमने कन्वर्ट करवाना है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, और इसको फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करवाने के लिए एंजाइम का क्या नाम था? ये नाम था फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट से बन जाएगी मेरे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट। अब मैं थोड़ा सा रिएक्शंस को अब समराइज करने लगा जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। पायरोवेट को हमने वापस ग्लूकोज तक ले जाना था, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल स्टेप था। इस स्टेप के लिए हमने एक अल्टरनेट पाथवे अपनाया। क्या? पायरोवेट को पायरोवेट कार्बोक्सिलेज से कन्वर्ट किया ऑक्सैलो एसीटेट में। फिर इस ऑक्सैलो एसीटेट को वापस साइटोसोल में भेजने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए मैलेट बनाया। मैलेट ने मेम्ब्रेन क्रॉस की और दोबारा जाके ऑक्सैलो एसीटेट बना दिया। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैलेट की हमने ट्रांसपोर्ट की थी, इस ट्रांसपोर्ट के दौरान अंदर से एक NADH खत्म हुआ था और बाहर एक NADH प्रोड्यूस हो गया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जनाबे वाली फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट से ये बन जाएगा, फिर यहाँ से ये बन जाएगा, फिर यहाँ से ये बन जाएगा, फिर यहाँ से G3 भी बनने के लिए हमें NADH चाहिए था। तो यही NADH जो यहाँ पे आया था वो यहाँ पे यूज़ होकर G3 भी बन जाएगा, फिर यहाँ से ये बन जाएगा। अब दोबारा एक और इरिवर्सिबल रिएक्शन आ गया है। इस यहाँ पे हमें कोई और अल्टरनेट पाथवे चाहिए होगा ये फ्रुक्टोज 6 बनाने के लिए। ये जो अल्टरनेट पाथवे है ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 की वीडियो के अंदर। ऑलरेडी थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।